हेलो बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथ का बैच। क्लियर है? 12th क्लास का अप्लाइड मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 आज से हम स्टार्टिंग करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। क्लियर है भाई? तो आप आराम से वीडियो को देखो, क्योंकि देखो अप्लाइड मैथ और कोर मैथ में बस थोड़ा सा अंतर है। अप्लाइड मैथ में कुछ चैप्टर अलग है और प्लस में ये भी है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल नहीं है। क्लियर है भाई? तो अप्लाइड मैथ में कुछ चैप्टर अलग है और कुछ चैप्टर आपके सेम है, जस्ट लाइक आपका मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, आपका डेरिवेटिव, ये पार्ट तो आपका कोर मैथ वाला ही होगा। ठीक है? जैसे कि ये वाला चैप्टर आपका अप्लाइड मैथ में, कोर मैथ में नहीं है। ठीक है? तो आप अच्छा आराम से ध्यान से देखो उस वीडियो को। क्लियर है भाई? तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। ठीक है? तो ये चैप्टर में जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो है मॉडुलो अर्थमेटिक। ठीक है भाई? सबसे पहले मॉडुलो अर्थमेटिक होता क्या है भाई, इसका यूज कहां होता है? क्लियर है? आप कई बच्चे बोलेंगे सर मॉडुलो तो हमने नाम सुना है, कहां पर सुना है सर? वो मॉडुलस बनाया था ना, वो आपने मॉड बनाते हो आप। अरे भाई वो मॉडुलस को मॉडुलो नहीं बोलते, वो मॉडुलस अलग चीज थी। ठीक है ना? वो मॉडुलस अलग चीज थी, ये मॉडुलो है, मॉडुलो अर्थमेटिक। अब इसका मतलब क्या होता है और ये कहां पर यूज होता है? क्लियर भाई? जो मॉडुलो अर्थमेटिक है बेसिकली ये बहुत जगह पर यूज होता है। आपकी कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है वहां पर यूज होता है, कोडिंग वोडिंग के टाइम कोडिंग वोडिंग करते हैं ना, उसमें ये चीज यूज होती है। बट जो सबसे आपके नॉन है, आप जानते हो, वो है क्लॉक, घड़ी। इसमें यूज होता है आपका मॉडुलो अर्थमेटिक। अब ये कैसे यूज होता है मॉडुलो अर्थमेटिक? पहले डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको पहले वैसे समझा देता हूं। भाई हमें पता है हमारी जो क्लॉक होती है वो, भाई हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। बट क्लॉक जो होती है वो 12-12 घंटे के हिसाब से चलती है। ठीक है ना? जो क्लॉक होती है वो क्या करती है, 12-12 घंटे के हिसाब से चलती है। अगर मैं इंटरनेशनल में देखूं तो उसमें तो 24 आवर के हिसाब से ही चलती है। जैसे कि भाई अगर आपका 24 आवर है, बट ये क्या होगा, 12-12 घंटे में बढ़ जाता है। ठीक है ना? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एएम वाला आ जाता है और अगला वाला किस में आ जाता है, पीएम में। ठीक है ना? 12-12 घंटे के हिसाब से चलता है। मतलब अगर 12 बजे के बाद जब 1 घंटा बीतेगा तो हम उसको 13 नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, 1। क्योंकि हमारे जो क्लॉक में नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, 13 तो होता ही नहीं है। इसलिए हम 12 के बाद जब भी कभी टाइम बचता है हम उसको बोलते हैं 1, 2, 3, इस तरीके से बच गया। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, एएम से पीएम में कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर हमें इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से बोले तो वहां पर 12 के बाद 13 ओ क्लॉक होता है। वहां पर नहीं होता कि 1 बज गया, 14 ओ क्लॉक, 15 ओ क्लॉक, 16 ओ क्लॉक। क्लियर है भाई? तो मॉडुलो अर्थमेटिक फिर क्या काम करता है यहां पर इस चैप्टर में? तो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ा दूं आपको एक बार कि मॉडुलो अर्थमेटिक इज अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड। ये वर्ड सुनना भाई, रैप अराउंड व्हेन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू द कॉल्ड द मॉडुलस अर्थमेटिक। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये रैप अराउंड क्या बोल रहा है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपका मोड, ये मतलब आपका जो अर्थमेटिक होगा, मॉडुलो अर्थमेटिक होगा, ये एक वैल्यू पर पहुंचने के बाद, ठीक है ना, वापस वहीं आ जाता है, वापस वहीं से स्टार्ट होता है। मतलब आपकी घड़ी भाई एक सर्टेन वैल्यू पर पहुंचती है, 12 पर पहुंचती है, 12 के बाद अब कहां पहुंचती है, सीधा वापस स्टार्टिंग में आ जाती है। समझ में आया ना भाई आपका? ऐसे आपका भाई ये भी तो है, एंगल भी तो देखो ना, आपका कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री तो होता है। 360 डिग्री के बाद आपको 370 बनाना हो तो वापस आपको दोबारा 10 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? 380 बनाना हो वापस 20 डिग्री बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ये होता मॉडुलो अर्थमेटिक। मतलब आपको एक जगह सर्टेन वैल्यू पर पहुंचाने के बाद वापस स्टार्टिंग में पहुंचा दे, इसी का मतलब रैप अराउंड होता है। ठीक है ना? ये होता है आपका मॉडुलो अर्थमेटिक। और अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये कहता है कि एक इंटीजर को एक इंटीजर से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही आपका मॉडुलो अर्थमेटिक होता है। अब जैसे कि
मैंने बोला इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से, जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो कहीं बाहर देश में रहता है, मैंने बोला भाई क्या टाइम हो रहा है वहां पर, तो उसने बोला 15 o'clock। ठीक है ना, उसने बोला 15 बज रहे, मैंने बोला 15 बज रहे, तो अगर मैं यहां के हिसाब से बोलूं तो मैंने क्या करा, इसको 12 के हिसाब से डिवाइड कर दिया, मैंने 15 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो भाई मेरा रिमाइंडर कितना आया 3। इसका मतलब यहां पर जो बज रहे हैं वो कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। समझ में आया ना भाई मैंने क्या करा आपका, ठीक है ना। तो 12 से 15 को डिवाइड कर दिया, तो जो रिमाइंडर बच गया वही मेरा यहां पर टाइम है, यानी कि आपका। तो यही तो बोल रहा है ये कि क्या बोल रहा है, द रिमाइंडर व्हेन अ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर। जब एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करे तो जो आपका रिमाइंडर होता है वही आपका मॉडुलो अरिथमेटिक होता है। क्लियर है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से ए मॉड, मॉडुलो को मॉड शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं मॉड, ठीक है ना, मॉडुलो को बी बराबर आर। तो यानी कि देखो ना हमारे क्लॉक में कैसे यूज कर रहा है मॉडुलो अरिथमेटिक, मगर इंटरनेशनल क्लॉक को हम अपने हिसाब से टाइम बता सकते हैं, यही तो कर रहा है ना मॉडुलो अरिथमेटिक आपका, ठीक है ना। वहां पर 18 बज रहे, 18 o'clock हो रहा है, हम बता देंगे भाई क्या हो रहा है यहां पर टाइम, 6 बज रहे आपके। क्लियर है ना भाई। तो यहां पर ये बोलते हैं ए मॉडुलो बी। आपने पढ़ा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शायद आपका डिलीटेड पार्ट था तो आपने नहीं पढ़ा होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, ये बोलता है एक किसी को डिवाइड करो उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर, और जितनी बार में डिवाइड होता है उसे बोलते हैं कोशेंट, और जो बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ये तो यहां पर ए मॉडुलो बी बराबर आर क्या बोल रहा है कि आप डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करो तो बराबर में आपका क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर आंसर आएगा। यही अरिथमेटिक मॉडुलो को दिखाने का तरीका है, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। जैसे जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला 15 मॉडुलो 6 निकालो, मैंने बोला 15 मॉडुलो 6 निकालो, तो भाई आप क्या आंसर दोगे, क्या करोगे आप भाई 15 को डिवाइड कर दोगे 6 से, 6 दूनी 12, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अच्छा दूसरी चीज, यहां पर जब हम लगाते थे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता था, ये मतलब ये होता था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बट जो आपका रिमाइंडर होना चाहिए वो या तो 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 0 से बड़ा हो, नेगेटिव ना हो, और हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। भाई डिवाइजर से छोटा होगा जब भी तो वो रिमाइंडर कहलाएगा, अगर वो डिवाइजर के बराबर या डिवाइजर से बड़ा हो गया मैं उसको फिर दोबारा डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है भाई आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी। तो जैसे ही मैंने इसको करा तो देखो भाई इससे छोटा आ गया रिमाइंडर, तो अब ये क्या है इसका, यानी कि इसका आंसर कितना है आपका 3। समझ में आ गया भाई कैसे निकाला मैंने, आपका देख लो एक बार, ठीक है। ऐसे मेरा कोई नेगेटिव में नंबर आ गया -17 मॉडुलो 3, मेरा ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपका -17 को डिवाइड करूंगा 3 से। तो सर आपने बोला अरे सर ये तो बहुत इजी है, किसी ने बोला सर 3 6 जाए 18 कर दो, और 18 में से 17 गए 1 आ गया। अरे भाई ये तो ही ना करते हम, आप जब डिवाइड करते हो 6 दूनी 12, तो आप 15 में से 12 क्या करते हो माइनस, हम दिखाते ही नहीं है, बट यहां पर अपोजिट साइन होता है, हम साइन को दिखाते नहीं है। अगर दिखा नहीं रहे, अगर ऐसे तो इनको प्लस करना पड़ेगा, फिर 15 और 12 तो 27 हो जाएगा, तो फिर आंसर कैसे आएगा। तो यहां पर हम अपोजिट साइन करते हैं, तो अगर इधर भी होगा इधर हम अपोजिट साइन करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। क्लियर है ना भाई, फिर तो आंसर ही नहीं आएगा, ये तो और बड़ा नंबर बन जाएगा नेगेटिव में। तो जब भी कभी नेगेटिव का क्वेश्चन आए
तो आपको इसमें क्या करना है, नेगेटिव वाले से ही मल्टीप्लाई करनी है। अब कितना हो गया, 3 6 जा -18। अब इसको अपोजिट साइन करा तो ये किसका हो गया, प्लस का, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। समझ में आया ना भाई, रिमाइंडर 1 कैसे बचा आपका, यहां पर आपने माइनस वाले से मल्टीप्लाई करी जिससे, और एक आगे वाले नंबर में जाना आप हमेशा, आगे वाले नंबर में, क्योंकि अगर आप पीछे वाले में गए, जैसे आप 3 5 या 15 करा, तब भी आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। क्लियर है ना भाई, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। तो सबसे पहले तो ये तो होता है आपका मॉडुलो अर्थमेटिक, और ये कुछ इसके एग्जांपल से और कहां पर यूज कैसे करते हैं हम ये बताया हमने। ठीक है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, कॉन्ग्रेंस मॉडुलो। अब ये भाई कॉन्ग्रेंस मॉडुलो क्या होता है, ये कहता है लेट ए और बी दो इंटीजर है, ठीक है ना, ए और बी कोई भी दो इंटीजर है, और एन भी मेरा एक इंटीजर है बट 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसने बोला है देन ए सेट टू बी कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एन, तो ये बोल रहा है तो ए कॉन्ग्रेंट होगा बी मॉडुलो एन के इफ एंड ओनली इफ बोलते से, जब होगा जब एन जो है वो डिवाइड करेगा ए और बी के डिफरेंस को, ठीक है ना। जैसे कि ये पहले तो लिखते हैं ऐसे 3 ऐसे करके मारते हैं, ये कॉन्ग्रेंट का वो होता है, ठीक है ना, साइन होता है, ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एन इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर लैम्डा सच दैट ए माइनस बी बराबर लैम्डा एन। मतलब ए माइनस बी को कौन डिवाइड करेगा, एन डिवाइड करेगा, और बराबर में आपका आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। आप लैम्डा लिखना है आप लैम्डा लिख लो, आपको के लिखना है आप के लिख लो, आपको सी लिखना है आपको सी लिख लो, ठीक है ना, इसकी जगह कुछ भी लिख लो। मगर बस ये आपको सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है, बी मॉडुलो एन के कॉन्ग्रेंट है, तो जो ए और बी का डिफरेंस होगा उसको एन डिवाइड करेगा। एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, एन कोई भी नंबर हो सकता है, वो उसको डिवाइड करेगा और आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। ये मेरे से बोल रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिया मैंने 15 मॉडुलो 7 एंड -6 मॉडुलो 7, ठीक है भाई। अब मैंने पहले इनको डिवाइड करके देखा भाई, 15 को 7 से डिवाइड करा 2 बारी में 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो उसको क्या लिख सकता हूं भाई मैं, ये, ठीक है। फिर -6 को डिवाइड करा 7 है तो -1 बारी में, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा 1 बचेगा, तो आपका आएगा देख लो भाई एक बार इसको, क्लियर है भाई। अब आप देखो दोनों के जो आंसर आ रहे हैं, दोनों से जो आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं भाई 1, देखो ना दोनों का रिमाइंडर सेम है। अगर इन दोनों का रिमाइंडर सेम है तो मतलब इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है भाई। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आप करके देख लो, देखो अगर मैं इसका यूज करूं तो क्या होता है भाई, a माइनस बी डिवाइड होगा n से, देखो 1 इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 1 14, क्या 7 से 14 डिवाइड होता है। इधर आ जाओ, इधर ले आओ -1, तो -6 -1 -7, क्या 7 से डिवाइड होता है। देखो ना फिट बैठ रहा है डेफिनेशन में। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है भाई, आपका कॉन्ग्रेंट है। समझ में आया ना भाई कैसे लिखा मैंने ये। तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो, तो 50 इज कॉन्ग्रेंट टू -6 mod 7, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो -6 कॉन्ग्रेंट टू 15
mod 7। आप कैसे भी लिख लो कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है या ये इसके कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंसी तो एक दूसरे के, दोनों की एक दूसरे से होती है, ठीक है ना। क्यों कॉन्ग्रेंट है भाई, देखो ना मेरे को क्या बोला मैंने, दो एग्जांपल लिए, मैंने मॉडुलो लगा निकाला, दोनों का रिमाइंडर सेम आया, दोनों का रिमाइंडर सेम आया, मैंने तो बोला भाई इनके तो आंसर सेम है रिमाइंडर, तो उसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। फिर मैंने बोला इसको लिखूंगा कैसे, इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं इसको लिखूंगा कैसे, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। क्लियर है ना भाई आपको। तो यानी कि ये 50 कॉन्ग्रेंट, ये लिख दिया मैंने इसको, तो ये आपका, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप अगर इसको चेक करना चाहो तो देख लो, 1 माइनस करा तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 1 माइनस करा तो 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर इसको कॉन्ग्रेंसी में कैसे लिखा, इस तरीके से लिख दिया कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये इसके कॉन्ग्रेंट है। देख लो, एक एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल समझ लो। देखो भाई, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, फाइंड करना है x कॉन्ग्रेंट 12 मोडुलो 5, ये क्वेश्चन है भाई। तो मेरे से बोला गया है x बताओ, x की वैल्यू निकालनी है। तो जरा भाई देखो, मोडुलो की डेफिनेशन क्या कहती है, ये होता है, तो b इधर क्या चलता है, माइनस में चला जाता है ये, और बराबर में क्या आ जाएगा 5 लैम्डा, जहां पर ये भाई लैम्डा क्या है भाई, इंटीजर पर बिलोंग कर रहा है। वैसे इंटीजर को जेड से दिखाते हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में आई से दिखाया, वैसे इंटीजर को जेड से दिखाते हैं। ये आ गया भाई। अब -12 इधर जाएगा तो x की वैल्यू ये आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो भाई, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करी तो x बराबर कितना आ गया 12, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करी तो x बराबर कितना आ गया 17, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करी तो x बराबर क्या आ गया 5 2 10 22, ठीक है ना। ऐसी मैंने लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करी तो x बराबर कितना आ गया -5 7, x की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करी, ठीक है ना, -2 सॉरी, तो क्या गया -10 + 2 -2 प्लस का 2। समझ में आ रहा है ना आपका, कैसे ये वैल्यू निकल ली है आपकी, देख लो एक बार। तो भाई आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं, आपके 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है ना, 17 आ रहा है, इस तरीके से चलता रह रहा है, और नेगेटिव में फिर -2 आ रहा है, इस तरीके से चलता रह रहा है। देखो भाई x की वैल्यू ये निकल गई आपकी, समझ में आया ना। डेफिनेशन कैसे लगाई मैंने, प्लस का 12 इधर आएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। भाई ये वाली डेफिनेशन लगा दी ना मैंने इसमें, ये तो ये इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, तो फिर मैंने इसको इधर लेके प्लस कर दिया। तो लैम्डा क्या है, इंटीजर है, तो मैंने सारे इंटीजर पुट कर, सारे तो मैं पुट नहीं कर सकता, तो मैं 3-4 पुट करके बता दूंगा कि ये पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है और नेगेटिव की तरफ को जा रहा है। बस मैंने पुट कर दिए और मेरे कुछ ऐसे करके आंसर निकल गए, तो मेरा आ गया x। क्लियर है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रेंस मोडुलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रेंस मोडुलो को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है मुझे, ठीक है ना, कि क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसमें ये समझाऊंगा मैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं भाई, वैसे तो इतना कुछ खास टॉपिक आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक था, रिलेशन का टॉपिक, कि इक्विवेलेंस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। अगर किसी को इक्विवेलेंस समझना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की 1.1 इंट्रोडक्शन देख लेना, उसमें पूरा समझ जाओगे एक्चुअल में आपका होता क्या इक्विवेलेंस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बताना है आपको, ज्यादा डीपली आपको समझाना नहीं है। यहां पर इक्विवेलेंस होने के लिए 3 चीज होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना और ट्रांजिटिव होना। अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाती है देन वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाती है। तो भाई अब इक्विवेलेंस के लिए होने के लिए सबसे पहले बोलूंगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि हम अपने आप के साथ ही रिलेशन दिखाए, किसी और के साथ रिलेशन ना दिखाए। जैसे यहां पर ए और बी है ना, तो यहां पर 2 एलिमेंट अलग अलग नहीं होंगे, यहां पर दोनों एलिमेंट क्या होंगे आपके सेम होंगे। जैसे मैंने बोला
लेट ए बी एन इंटीजर, तो आप ये रिलेशन दिखाओगे, ये रिलेशन दिखाओगे, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? ये इधर जाके क्या हो जाता है? माइनस, और 0 को तो हर कोई नंबर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया आपका। क्लियर है ना भाई आपका? कैसे? यानी कि ये तो मेरा, आप अगर ये डायरेक्ट मत लिखना, पहले a माइनस ए बराबर 0 लिखना, विच इज डिवाइड बाय n, तो उसका मतलब ये सही है, और इसका मतलब a बिलोंग्स टू r। चलो, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब होता है कोई पेयर, जैसे कोई एलिमेंट है 1,2, वो उस रिलेशन पर है, तो उसका उल्टा पार्ट भी उस रिलेशन पर होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि 2,1 भी उस रिलेशन पर होना चाहिए। वैसे ही यहां पर मैंने बोला a, b है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू r, इसका मतलब डेफिनेशन बैठी ये, इसका मतलब ये ऐसे होगा, ये। क्लियर है भाई? अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके? क्लियर है ना भाई? तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब ये n से डिवाइड हो रहा है। भाई लैम्डा तो आपका एक इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी हो, अगर वो लैम्डा आ सकता है तो माइनस लैम्डा भी आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसका मतलब n इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो a माइनस b माइनस a को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? b कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो n। भाई लिख सकता हूं ना इस फॉर्म में मैं आपको, ठीक है ना? जब भी तो आपका b माइनस a आएगा डिवाइड बाई n, तो इसका मतलब b a b किस कहां पर बिलोंग कर रहा है? रिलेशन पर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका? सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में आ जाओ, a, b और b, c बिलोंग करवाते हैं r पर। मैंने बोला a, b और b, c बिलोंग कर रहा है r पर, तो प्रूव करो a, c भी बिलोंग करेगा, ये ट्रांजिटिव होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन खोल दो, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल टू लैम्डा एन। देख लेना एक बार, ये मैंने सही लिखा है, a माइनस बी इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है ना? और b, c का मतलब b माइनस सी इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि इसको कोई और इंटीजर दिखा दो ना, सही नहीं लगेगा ना दोनों को सेम सेम इंटीजर दिखाते हुए। अब मैंने क्या करा? दोनों को प्लस कर दिया, तो ये देखो माइनस बी प्लस बी कट गया। इसका मतलब क्या है भाई? कि a माइनस सी को कौन डिवाइड कर रहा है? n डिवाइड कर रहा है, डिवाइड में लाऊंगा, तो जिससे मेरा आंसर क्या आ रहा है? लैम्डा प्लस म्यू। अरे मैं कह रहा हूं आपको, आप जरूर आंसर क्या आ रहा है हमें क्या लेन देना भाई? लैम्डा भी एक इंटीजर है, म्यू भी एक इंटीजर है, आप दोनों इंटीजर को प्लस कर दो, आएगा तो आपका इंटीजर ही। अब क्या आंसर आ रहा है हमें उससे लेना देना है ही नहीं, तो डिवाइड तो हो रहा है ना वो, तो इसका मतलब a, c क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आपका r पर। क्लियर है भाई? तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने प्रूव करा है कि कांग्रेस मॉडुलो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास, जिसको कांग्रेंस क्लास भी बोला जाता है, ठीक है ना? तो ये इक्विवेलेंस क्लास, कांग्रेंस क्लास होती क्या है? तो अभी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो सेम कांग्रेंस मॉडुलो की तरह ही है। देखो, a और b दो इंटीजर है, ठीक है, n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये पहले भी था। द कांग्रेंस क्लास, ठीक है ना, या ऑफ ए मॉडुलो n इज डिनोटेड बाय दिस, ऐसे डिनोट करते हैं इसको इस तरीके से, a mod n को, इक्विवेलेंस क्लास कांग्रेंस क्लास की, a मॉडुलो n की, ठीक है ना? और इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर विच आर कांग्रेंट टू a mod n, यानी कि इसके कांग्रेंट जितने भी एलिमेंट होंगे a mod n के, ठीक है ना, वो आपका डिफाइन करती है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो डेफिनेशन वही हो गई ना भाई, कांग्रेस मॉडुलो वाली, यही तो सीखा था हमने
कि दोनों का डिफरेंस n से डिवाइड होना चाहिए और आपका एक इंटीजर आंसर आना चाहिए। जैसे मुझे ये बोला गया है इसका कॉन्ग्रेंस क्लास यानी कि इक्विवेलेंस क्लास निकालो, तो मैंने बोला इसके कॉन्ग्रेंट में कौन है, तो b बराबर ले लिया। भाई यही तो बोला जाता है ना डेफिनेशन में कि b माइनस ए मतलब कोई भी नंबर होगा a मॉडुलो n का, यहां पर a कौन है 3, तो उसको डेफिनेशन के हिसाब से बिठाऊंगा तो क्या आएगा b माइनस 3 इक्वल टू 5 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ गया ना भाई, ये क्यों लिखा मैंने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है उसको b के बराबर ले लो भाई, b तो एक इंटीजर है, हमें नहीं पता, उसी से तो हमें ठीक है ना डिफाइन करा गया है ये तो आपका -3 इधर गया तो b बराबर क्या आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 3। अब दोबारा वही सेम चीज भाई, अब यहां पर भी मैं क्या करूंगा भाई, लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है ना, लैम्डा की जगह मैंने वही सेम चीज 0 पुट करा तो b बराबर आ गया 3, लैम्डा की जगह मैंने 1 पुट करा b बराबर आ गया 8, लैम्डा की जगह 2 पुट करा b बराबर आ गया 13, ऐसी लैम्डा की जगह मैंने -1 पुट करा b बराबर आ गया -2, लैम्डा की जगह -2 पुट करा b बराबर आ गया -7। तो आपका आंसर कैसे जा रहा है भाई, ये 3 8 13 -2 -7 डॉट 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 डॉट, देख लो भाई। क्लियर है ना भाई कैसे जा रहा है ये, और ये किसका मॉडुलो है आपका, ठीक है ना 3 का मॉडुलो, भाई 3 का तो मॉडुलो है ना ये आपका, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना 3 मॉडुलो 5 इस तरीके से लिखा जाता है, ये रहा डिनोट, ये रहा a मॉडुलो n। क्लियर है भाई कैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, नोट डाउन कर लो। चलो भाई प्रॉपर्टीज में आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉडुलो अर्थमेटिक, ठीक है ना, ऐसी मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि a प्लस बी अगर c के बराबर है, ठीक है ना, कोई भी 2 नंबर का प्लस अगर तीसरे नंबर के बराबर है तो मैं इसको लगा सकता हूं a मॉडुलो n प्लस b मॉडुलो n इस कॉन्ग्रेंट होगा हमेशा c मॉडुलो n के। क्लियर है ना, जैसे 5 है मॉडुलो 5 है तो आपका हो जाएगा a मॉडुलो 5 प्लस b मॉडुलो 5 बराबर कॉन्ग्रेंट टू c मॉडुलो 5 इस तरीके से। या फिर आप ये बोल सकते हो कि a प्लस b मॉडुलो n है तो आप अलग अलग मॉडुलो दे सकते हो, a को अलग b को अलग। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n है तो आप इन दोनों नंबर में सेम क्वांटिटी में कोई चीज अगर प्लस कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो और वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। बस आप कोई भी सेम नंबर इनमें बिलोंग करो वो तब भी आपस में क्या होंगे, बराबर रहेंगे। ऐसी तीसरा कह रहा है कि अगर a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n है और c कॉन्ग्रेंट टू d मॉडुलो n है तो मैं इन दो नंबर को प्लस कर सकता हूं और b प्लस d को प्लस कर सकता हूं, तो तब भी आपस में क्या रहेंगे भाई, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। जब जब इसके क्वेश्चंस आएंगे आगे ज्यादा क्लियर तो हमें तभी होगा ना भाई, प्रॉपर्टीज तो आप ओरली समझा रहा हूं, जब इसको यूज करेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। बट फिर भी एक बार देख लो, a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n है तो अगर मैं इन दोनों में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये है, अब a प्लस बी मॉडुलो n कौन सा वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये किसके कॉन्ग्रेंट होता है, हम क्या लिख सकते हैं उसको 486 मॉडुलो 12 प्लस 729 मॉडुलो 12। आप बोलेंगे सर इसमें क्या क्यों कर रहे हो आप ऐसा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और 12 से डिवाइड कर देते हैं यानी कि मोड निकाल लेते हैं। तो भाई आप कर सकते हो, बट ये प्रॉपर्टी आपको इसलिए बताई गई है ताकि ना ये छोटे छोटे नंबर है, अभी अब इन दोनों को प्लस करोगे एक बड़ा नंबर आएगा, फिर बड़े नंबर को आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी क्या है, ये हाथों हाथ वैसे ही हो जाएंगे, 12 4 जा 48 यानी कि 6 इसका रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है ना भाई, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको इसका, ठीक है ना। तो अभी तो उसका 6 बचेगा, 6 मॉडुलो 12 ये प्लस इसको डिवाइड करा 12 72 9 बचा इसका 9 मॉडुलो 12। क्लियर है भाई, अब इसको दोबारा मैं ऐसे लिख सकता हूं यानी कि 6 प्लस, अब तो भाई ये डिवाइड होगा नहीं तो 6 प्लस 9 दोबारा वापस लिख दो
तो 6 + 9 कितना होता है 15। तो 12 से डिवाइड करा, आंसर कितना बचा भाई आपका 3। तो बस आपका आंसर आ गया। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा इजी करने के लिए है, बाकी आप बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन मॉडुलो अर्थमेटिक। क्लियर है भाई। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर a इंटू बी बराबर c है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं a मोडुलो n डॉट b मोडुलो n बराबर c मोडुलो n। मतलब मैं इनमें मोडुलो लगा लूंगा तब भी वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है। ऐसी इसके और में एक प्रॉपर्टी है कि अगर a डॉट b यानी कि a इंटू बी मोडुलो n है तो मैं मोडुलो उसको अलग दे सकता हूं, इसको अलग दे सकता हूं। ठीक है। और ऐसी तीसरी जैसे एडिशन की थी ना, सेम ऐसी उसकी आ रही है मल्टीप्लीकेशन की। अगर a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो n है तो मैं अगर इन दोनों में k टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तब भी वो कॉन्ग्रेंट रहेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दी या 3 से मल्टीप्लाई कर दी, k बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दी वो आपस में कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट ही रहेंगे। ऐसी a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो n है और c कॉन्ग्रेंट टू d मोडुलो n है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो कॉन्ग्रेंट होंगे b इंटू डी मोडुलो n के। एडिशन में भी पढ़ा था ना, एडिशन में प्लस था, यहां पर मल्टीप्लाई आ गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई, आपको 186 इंटू 93 मोडुलो 7 निकालना है। देखो भाई पहला तरीका तो आप पे ये है कि आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। भाई बहुत मल्टीप्लाई करो पहले, फिर डिवाइड में भी दिमाग लगाओ इतने बड़े बड़ी में, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो। तो ये क्या कहता है, ए बी मोडुलो एन है, तो भाई मैं इसको क्या कर सकता हूं, अलग अलग मोडुलो दे सकता हूं। ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा। क्लियर है ना भाई। तो 186 को डिवाइड करा, 7 2 जा 40, 4 इधर क्या 46 हो गया, 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर कितना बचा 4, तो ये आ गया 4 मोडुलो 7 ये। और ऐसी 7 से डिवाइड करा, ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 1 जा 7, 2 इधर गया 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर बचा आपका ये। अब दोबारा इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं, भाई वापस भी तो लिख सकते ना, ये इसके कॉन्ग्रेंट तो ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है, तो 4 इंटू 2 मोडुलो 7 यानी कि 8 मोडुलो 7 और डिवाइड करा, आपका आंसर कितना आ गया 1, यानी कि इसका आंसर रिमाइंडर कितना है आपका 1, बस आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। चलो भाई देखना भाई, ये प्रॉपर्टी मोडुलो अर्थमेटिक की एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंट मतलब जैसे e की पावर x, 2 की पावर है, इस तरीके से एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। ये बोलता है कि अगर a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो n है तो अगर आप इन दोनों में पावर भी लगा दोगे, जैसे 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तब भी ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब जैसे क्वेश्चन ये है भाई, इसको इसमें कैसे बनाएं। अब आप 3 की पावर कुछ ऐसा नंबर देखो जिससे 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 1 आए। जैसे भाई 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख लो भाई, क्या ये इसके कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि 4 से 9 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 1 ही तो आएगा ना। या फिर आप बोलो 9 - 1 8, 4 से डिवाइड हो रहा है, वो कॉन्ग्रेंस मोडुलो वाली। समझ में आ गया ना भाई ये कैसे हुआ आपका। 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और 9 कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो 4 लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर 1 ही आएगा आपका आंसर। क्लियर है। अब मुझे चाहिए 16, तो मैंने क्या करा, पावर 8 कर दी, तो इधर भी पावर 8 कर दी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि पावर कर दो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। भाई जब इससे आंसर 1 आ रहा था तो पावर कर दो, जब भी आपका आंसर वही आएगा। करके देख लो ना, 1 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर 1 ही आएगा, तो आंसर तो वही आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है, अगर जो आंसर आपका अभी आ रहा था
अब आप दोनों तरफ कुछ भी पावर लगा दो, कोई भी इंटीजर लगा दो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आपका आंसर पहले भी 1 था तो अभी भी 1 आएगा, ये कह रहा है। तो उसका मतलब आपका 3 की पावर 16 मोडुलो 4, ये क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एडिशन मोडुलो एम, सब्ट्रैक्शन मोडुलो एम और मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम। यहां पर आपके ए और बी दो इंटीजर है, ठीक है ना। तो एडिशन मोडुलो को इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस के नीचे एम। प्लस के नीचे एम का मतलब होता है एडिशन मोडुलो एम। तो ए प्लस एम बी इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ये कब होगा, जब a प्लस बी करने पर m से बड़ा आए। जब a प्लस बी करने पर m या m से बड़ा है तो आपको ये लिखना है। अगर a प्लस बी m से छोटा आए तो आप डायरेक्ट ये लिख देना, आंसर ही लिख देना a प्लस बी करके। सेम केस सब्ट्रैक्शन मोडुलो m में होता है, इस तरीके से लिखते हैं कि a माइनस बी मोडुलो m कब आएगा, जब a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। और अगर a माइनस बी m से छोटा है तो ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसी मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम में सेम ही है, तीनों प्रॉपर्टी आप देख लो। अब जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन बोला है जहां पर मेरी a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है मेरी 12, तो मुझे निकालना है 4 प्लस कौन सा मोडुलो निकालना है, 9। ये देख रहे हो ना भाई कैसे करना है आपको, कैसे मैंने डिनोट करा है। तो कैसे निकालते हैं भाई, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि 12 और 4 16 और 16 9 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, 4 प्लस ये भाई आपका ऐसा आ जाएगा 4 प्लस 12 मोडुलो 9, यानी कि 60 मोडुलो 9। 9 से डिवाइड करा 16 को तो आंसर कितना आएगा, 7। बस आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। फिर मेरे से बोला गया है फाइंड सब्ट्रैक्शन मोडुलो 7 इफ ए दे रखा है मुझे 12 और बी दे रखा है मुझे 4, ठीक है भाई। देख लो, अब 12 में से 4 गए 8, तो क्या वो 7 से बड़ा है, हां बड़ा है, यानी कि a माइनस बी करने पर m से बड़ा आ रहा है तो आपको ये लगाना है। और अगर a माइनस बी करने पर m से छोटा आ रहा है तो आपको ये लगाना है। तो कैसे लिखोगे भाई आप, 12 मोडुलो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन मोडुलो 7, इस तरीके से। तो प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, 12 माइनस 7 मोडुलो 7, सॉरी 12 माइनस 4। तो 12 माइनस 4 कितना होता, 8 मोडुलो 7। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी भाई, सिंपल ही है। एक मल्टीप्लीकेशन में भी करा देता हूं। यहां बोला गया है फाइंड मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8, ठीक है ना। इफ ए दे रखा है मुझे 3 और बी दे रखा है मुझे 11, मल्टीप्लाई करो। ए बी किससे, एम से बड़ा आ रहा है, हां आ रहा है, 33 एम से बड़ा होता है। तो ये आपका 8 मोडुलो 8, तो आपका होगा 3 इंटू 11 मोडुलो 8, तो 33 मोडुलो 8। तो आपका रिमाइंडर कितना आया भाई, 1। देख रहे हो ना भाई कैसे हुआ ये। तो पहले तो मैंने भाई देखो इस एक्सरसाइज में बेसिकली मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाहा है कि आप थोड़ा समझ जाओ बस, क्योंकि देखो जब तक हम पूरी तरीके से क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक उतना परसेंट हमें क्लियर होगा नहीं। फिर भी मैंने छोटे छोटे एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करी है ताकि आप थोड़ा बहुत तो समझ जाओ, ठीक है। तो उसको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, तब आपको प्रॉपर्टी सब चीज मालूम होती जाएगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाता है। क्लियर है भाई, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।